नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर सकते हैं और इस समिट का आयोजन नवंबर और दिसंबर में होता हुआ नजर आएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री से जल्द अनुरोध भी करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि समिट के तहत 2 रोड शो विदेश में होंगे और इसके अलावा देश के विभिन्न शहरों में 6 रोड शो का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में बृहस्पतिवार को समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा भी की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा है कि राज्य में कार्य करने की कई संभावनाएं हैं और निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने का हमारे पास ये अच्छा अवसर है। तो पहाड़ पर औद्योगिक क्रांति लाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता हुआ नजर आएगा नवंबर और दिसंबर में। वहीं पीएम मोदी इसका आगाज कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यशराज आनंद, हमारे संवाददाता। तो यशराज, निवेश का महाकुंभ लगने वाला है देवभूमि पर, तो किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ग्लोबल इन्वेस्टर निवेश को लेकर कुछ तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ ग्लोबल समिट को करने के पक्ष में है और लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाने का आग्रह किया गया। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा दे रहे हैं कि वो उत्तराखंड ग्लोबल समिट का आगाज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाए। वही यदि बात की जाए इस ग्लोबल समिट के फायदे के विषय में, तो यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्लोबल समिट में जहाँ देश विदेश से लोग आएंगे, यहाँ पर देश विदेश से जो इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे और उत्तराखंड में आकर वो इन्वेस्ट करेंगे। उत्तराखंड किसी दो तरीके के क्षेत्र को मिलाता है, एक तो पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र। तो दोनों क्षेत्रों को मिलाते हुए यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में इन्वेस्ट की जहाँ तक बात है तो मैदानी क्षेत्रों में लगातार इन्वेस्टर्स आते रहते हैं, इन्वेस्ट होते रहता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से दिया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भी रोजगार का विकास हो, क्योंकि पलायन यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको देखते हुए ये ग्लोबल समिट किया जा रहा है, जिसको नवंबर और दिसंबर माह में ये ग्लोबल समिट किया जाएगा। पलायन इससे सकती है। तो वही यदि बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, बीज की कंपनी हो, दवाइयों की कंपनी हो, इस तरीके के अनेक कंपनी, कल कारखाने, छोटे छोटे से बड़े बड़े कल कारखाने यहाँ पर आएंगे। वही देश विदेश में भी इसकी झांकियां निकाली जाएगी। यानी कि मैं आपको सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि परिवहन और मंत्री एक ये चंदन दास जो हमारे साथ थे, तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद उनके जो काम किए गए हैं उस पर विचार किया जा रहा है, उस पर आगे भी काम किया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए जो काम आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी को देखते हुए यहाँ पर ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है और पूरी भव्यता के साथ इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और देश विदेश से अनेक इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे और अनेकों क्षेत्रों में यहाँ पर कंपनी की स्थापना की जाएगी, जहाँ से लोग इसका आनंद ले, लोग इसका फायदा लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल यशराज, तो निवेशकों को लुभाने के लिए दुबई और सिंगापुर में भी रोड शो होते हुए नजर आएंगे, तो रोड शो को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं इस वक्त? रोड शो की तैयारी लगातार चल रही है। यहाँ से दुबई और सिंगापुर और अन्य ऐसे क्षेत्र विदेश में भी रोड शो किया जाएगा, जहाँ से लोगों को, इन्वेस्टर्स को लुभाने का प्रयास किया जाएगा और उनके लिए यहाँ पर विशेष रूप से सरकार यह व्यवस्था चल रही है कि उनको किस प्रकार से उनको फायदा दिया जाए, जो यहाँ पर आकर वो निवेश सही ढंग से कर सके, उनको निवेश में कोई परेशानी ना आए, ना तो जमीन की कोई परेशानी होगी, ना तो सरकारी किसी कागजात में कुछ ज्यादा ही परेशानी उन्हें होगी। तो इस प्रकार से उन्हें समिट जो विदेशों से जो आएंगे यहाँ पर उन्हें किसी प्रायोरिटी भी दी जाएगी। तो इसी को देखते लगातार झांकियों की भी तैयारी की जा रही है, लगातार इसके द्वारा काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इसके विषय में इसका जांच कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद नजर गड़ाए हुए हैं। ग्लोबल समिट जो होने वाला और इसके तरफ जो झांकी होने वाली है, उस पर मुख्यमंत्री की खुद नजर है कि किस तरीके से अच्छे से झांकी निकले और किसी को कोई परेशानी इसमें ना हो और झांकी शानदार हो। जी बिल्कुल यशराज, तो दुबई और सिंगापुर में तो रोड शो होगा ही, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी रोड शो होने की तैयारी है, तो किन किन क्षेत्रों में ये रोड शो होगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुबई, सिंगापुर के साथ साथ ही दिल्ली, हरियाणा, मुंबई से ऐसे इससे पहले भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मुंबई में इससे पहले भी एक ग्लोबल समिट के तर्ज पर चंदन दास जो थे वो जा चुके थे और उन्होंने वहाँ के
राज्यपाल के साथ हस्ताक्षर भी किया था। इसके बाद ही लेकिन अकस्मात उनकी उत्तराखंड की उनकी मंत्री कैबिनेट मंत्री की मौत हो गई चंदन रामदास की। उसके बाद फिर से दोबारा इस चीज को लाया जा रहा है और उसमें जो समिट में जो चंदन रामदास ने जो हस्ताक्षर किए थे और राज्यपाल ने जो हस्ताक्षर भगत सिंह कोश्यारी ने जो हस्ताक्षर किए थे उनके द्वारा जो समिति गठित की गई थी वो लगातार आगे भी काम कर रही है और उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने को काम हो रहा है। वहीं गुजरात बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, कर्नाटक में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लगातार बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर निवेश करेंगे। तो भारत के भी अनेक जिलों से उद्योगपति यहाँ पर, अनेक राज्यों से उद्योगपति यहाँ पर आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे ताकि उत्तराखंड में जो अवसर, रोजगार का अवसर हो, उसका विकास हो। उत्तराखंड में पलायन जो एक बहुत बड़ी समस्या है, पहाड़ों की तरफ से पलायन, वो भी रोकी जा सके। जी बिल्कुल यशराज, तो ये भी जानना चाहेंगे कि आपने विभिन्न सेक्टर्स के बारे में तो बताया ही कि कौन कौन से सेक्टर्स में निवेश आ सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन कौन से मुख्य सेक्टर्स पर फोकस होने वाला है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर उत्तराखंड में एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां पहले से भी है, लेकिन उन कंपनियों को और बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो मैदानी क्षेत्रों में, देहरादून क्षेत्रों में अधिक है, लेकिन इसको पहाड़ी क्षेत्रों में भी ले जाया जाएगा। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो जाएगी। फिर दूसरी है बीज की कंपनी, मतलब पौधों के बीज की खेती के लिए बीज कंपनी भी आएगी जो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर नल उपकरण बनाने की कंपनी, यह भी आएगी और इसको उपकरण बनाने की कंपनी यहाँ पर आएगी और वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और उसके बाद यदि सबसे बड़ी बात की जाए तो एक ऐसी कंपनी जो सड़क निर्माण करती है, निर्माण करती है, जिसमें जेसीबी जैसे प्रयोग, औजार प्रयोग होते हैं, उनकी एक कंपनी भी आएगी, बड़ी कंपनी, और वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। साथ ही साथ पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण के भी संरक्षण के लिए किस प्रकार से आप इको फ्रेंडली आप ब्रिक्स का निर्माण कर सकें, किस प्रकार इको फ्रेंडली आप सामान का निर्माण कर सकें, इसको भी देखते हुए इको फ्रेंडली कंपनी भी यहाँ पर आएगी जो इको फ्रेंडली सामान का निर्माण करेगी। इस प्रकार से अन्य अनेक कंपनियां यहाँ पर आएगी जो उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने वाली है। और यहाँ तक कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि दर्शकों को कि उत्तराखंड में सभी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगभग कंपनी तैयार है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ बाकी जो बच रहे हैं उनको झांकियों के द्वारा भी तैयार किया जा रहा है। वहाँ पर झांकी की जाएगी, लोग वहाँ पर झांकी देखा आनंद लेंगे और लोग यह समझेंगे झांकी में क्या कही जाएगी कि क्यों उत्तराखंड में निवेश करना चाहिए। आखिर उत्तराखंड में परिदृश्य कितना अच्छा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बन गया है कि लोग अब बाहर से, विदेशों से आकर भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अब यहाँ पर नहीं होगी, विदेशी इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने में। तो इस प्रकार से जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे उनको जरूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में सरकार के द्वारा जरूर रियायतें भी दी जाएगी, जरूर अच्छे से उनका अवगत भी किया जाएगा। और इस झांकी को, और यहाँ पर जो समिट होने वाला है, जो प्रधानमंत्री खुद हो सकता है इस समिट में आकर इसका उद्घाटन देंगे, इसको लेकर अनेक तैयारियां भी पूरी कर दी गई है और ये एक भव्यता के साथ इसको रूपरेखा खींचा जा रहा है और इसे एक भव्यता के साथ इस पर वैज्ञानिक करके एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा पूरी भव्य तरीके से। जी बिल्कुल यशराज, तो बने रहिए, आप हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और इसी के बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। आपको बताना चाहेंगे कि हल्द्वानी दौरे पर है सीएम धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी दौरे पर है सीएम धामी, वहीं काठगोदाम के सर्किट हाउस में बैठक करते हुए नजर आएंगे। वहीं अधिकारियों के साथ भी सीएम धामी बैठक करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी हल्द्वानी के दौरे पर है, जहां पर वो अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए, चर्चा करते हुए नजर आएंगे और काठगोदाम के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक होती हुई नजर आएगी। और योगेश शर्मा का रुख कर लेते हैं जो हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो योगेश, काठगोदाम के सर्किट हाउस में आज एक अहम बैठक होने जा रही है, हल्द्वानी के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा जल्द ही जो मानसून सीजन आने वाला है उसकी तैयारियों की भी यहाँ पे समीक्षा की जाएगी और कुछ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भी बैठक की जानकारी सीएम की मिल रही है। लेकिन अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और दोपहर 3:15 बजे हल्द्वानी से चंपावत के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। इसके बीच में कई सारे उनके कार्यक्रम हैं। भाजपा के जो जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, उनकी माता जी का कुछ दिनों पहले ही यहाँ निधन हुआ था, उनके घर भी जाकर तो संवेदना व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा खास तौर से जो आज की बैठक है वो मानसून की तैयारियों को लेकर समीक्षा है, क्योंकि मानसून सीजन आने वाला है और कुमाऊं मंडल में जो है
कई पहाड़ी रास्ते ऐसे हैं जो बंद हो जाते हैं, जिससे कई सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है। तो इसको लेकर विशेष जोर मुख्यमंत्री यहाँ पर देने वाले हैं। जी बिल्कुल योगेश, तो जैसा कि आपने बताया कि मानसून के मद्देनजर ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो लगभग कौन कौन से अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, कुमाऊं मंडल के कमिश्नर आईजी नीलेश आनंद भरने के साथ ही एसएसपी डीएम सहित कई विभागों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे, जो पूरी जानकारी देंगे कि आपदा कंट्रोल रूम किस तरह से तैयार किया जाएगा, एसडीआरएफ की किस तरह से तैयारी है, कहीं भी अगर पहाड़ों में रास्ते बंद हो जाते हैं उनको खोलने के लिए किस तरह से जेसीबी वहां पर तैनात की जाएगी, या दूसरी व्यवस्थाएं किस तरह की गई है, क्योंकि मौसम को लेकर लगातार अलर्ट मिल रहा है। भारी बारिश बर्फबारी की अलर्ट भी पहाड़ों की तरफ जारी किया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। तो उसको लेकर सीएम यहाँ पर समीक्षा करेंगे और दिशा निर्देश देंगे कि सभी तैयारियां जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिससे आगामी मानसून सीजन में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। बिल्कुल योगेश, और मानसून सीजन में केदारनाथ यात्रा पर और चार धाम की यात्रा पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े और किसी तरह का असर न पड़े, इस पे भी विशेष चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। देखिए, सभी तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि चार धाम का जो रूट है वो कुमाऊं मंडल से होकर ही जाता है, चाहे केदारनाथ जाते हो चाहे बद्रीनाथ जाते हो, क्योंकि यूपी दिल्ली के जो अधिकतर यात्री हैं वो इसी रूट का सहारा लेते हैं। तो रास्ते कई बार इस तरह की दिक्कतें आती है कि जब बारिश होती है तो रास्ते कई जगह बंद हो जाते हैं, जिससे पर्यटक जगह जगह फंस जाते हैं। तो उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। अगर कहीं इस तरह की संभावना आ जाती है कि सड़कें बंद हो जाती है, तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि यात्रियों को जिससे कुछ उधरी स्टेशनों में रोक दिया जाए। तो इसको लेकर भी साफ तौर से जोर दिया जाएगा। चारधाम यात्रा विशेष तौर पर सीएम के फोकस में है, क्योंकि देश विदेश से यात्री यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। बिल्कुल योगेश, तो ये बैठक लगभग कितनी देर में शुरू हो जाएगी और कब तक सीएम के पहुंचने की आशंका, कब तक पहुंच जाएंगे सीएम धामी? देखिए, दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है काठगोदाम में सर्किट हाउस पहुंचेंगे और उसके कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। दोपहर का भोजन भी हल्द्वानी का सीएम का काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में है। तो लगभग ये संभावना जताई जा रही है कि 1:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तो 1 घंटे की अधिकारियों के साथ पूरी बैठक ये रहने वाली है। जी ठीक है योगेश, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के दौरे पर है और विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलकर वो बैठक भी करेंगे। वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड को ये पुरस्कार मिला है कि केंद्र वित्त पोषित कई योजनाओं पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई है, जबकि देश में महंगाई, बेरोजगारी और असहिष्णुता चरम पर है। इसके साथ ही देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का भी ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी किस बात का जश्न मना रही है? $9,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं तुमको 2026 तक नहीं मिलेंगी जो केंद्र वित्त पोषित हैं। तो पहला पुरस्कार तो ये मिल गया है और देश को ये पुरस्कार मिला है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय भारत में है। महंगाई इस समय चरम पर है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले में अफ्रीका के कुछ देशों के साथ हमारी तुलना हो रही है। असहिष्णुता आज शिष्टाचार बन गई है। कुपोषण के मामले में नेपाल से भी हम पीछे खड़े हैं और किसी भी मापदंड में देख लीजिए, गरीब अमीर के बीच की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं और बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग की ओर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के साथ साथ पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है और विभाग ने इन इलाकों के लोगों को मौसम खराब होने के दौरान पक्के घरों में रहने की हिदायत दी है। तो आसमानी आफत का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में भी अलर्ट को जारी किया गया है। और यशराज शर्मा, माफी चाहेंगे, यशराज आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो यशराज, जिस तरह से आसमानी आफत का येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? किस तरह का रहने वाला है मौसम का मिजाज? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में मौसम पूरी तरीके से आसमचौलित चल रहा है, यानी कि 24 अप्रैल से ही मौसम लगातार खराब ही होते जा रहा है। कभी मौसम 2 दिनों के लिए ठीक रहती है, वहीं 2 दिनों बाद फिर से मौसम खराब हो जाता है। वहीं लगातार कई बार
चारधाम यात्रा को भी बंद किया जा चुका है। इस बार भी चारधाम यात्रा के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। और सबसे बड़ी यदि बात की जाए तो सभी पहाड़ी क्षेत्रों में काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ की बात की जाए, हेमकुंड साहिब की बात की जाए, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर जगह बर्फबारी काफी देखने को मिल रहा है। वहीं और वैली ऑफ फ्लावर्स जो कल से खुल चुके हैं, वहां भी हिमखंड काफी जमा है, उसे भी काट करके रास्ता बनाया गया है। तो उत्तराखंड पूरी तरीके से अभी पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड के पूरी तरीके से अभी बर्फ की चपेट में आ गया है। वहीं यदि आज मौसम की बात की जाए तो देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ मौसम तो काफी साफ है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में चाहे अल्मोड़ा बात की जाए, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, इन सब जगह पहाड़ी क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश की संभावना व्यक्त की गई और बर्फबारी की भी बात कही गई है। साथ ही साथ स्पष्ट रूप से वहां पर कहा गया है कि हवाएं वहां पर आज 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसलिए वहां के लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है कि वो जरूरत पड़े तभी वो अपने घर निकलें, अन्यथा वो घर में ही रहें। वहीं सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकारी भ्रमण पर जा रहे हैं। देहरादून चूंकि यहाँ पर हर एक सचिवालय यहीं पर है, विधानसभा यहीं पर है, तमाम अधिकारियों के कार्यालय यहीं पर हैं, तो अधिकारी लोग भी अधिकारी भी पर्वतीय क्षेत्रों की ओर अभी रुख कर चुके हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में रह करके देख रहे हैं, मुआयना ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अनहोनी की घटना को समय रहते हुए उससे बचाया जा सके। वहीं कुछ दिन पहले भी यदि बात की जाए तो केदारनाथ धाम में कुछ यात्री, उत्तर प्रदेश के कुछ यात्री फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने कुशलता पूर्वक निकाल लिया था। तो इस तरीके से देखते हुए मौसम का लगातार आग मिचौली अभी तक खेल रही है। वहीं आज इन 4-5 पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश और बर्फबारी की आशंका है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है ताकि लोग अपने घरों से यदि आवश्यकता हो तभी निकले। ठीक है यशराज, तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों को पक्के मकानों में रहने की हिदायत दी गई है और आसमानी आफत के लिए येलो अलर्ट को भी जारी किया गया है। उधर मशहूर गायक और इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप राजन ने कल शाम देहरादून में अपनी आवाज का जलवा बिखेरा और पवनदीप ने कई सुपरहिट गाने गाकर समा बांधा। तो वहीं गाने सुनकर दर्शक भी झूम उठे और इस दौरान दर्शक बेडू पाको, बारू मासो जैसे कई पहाड़ी गानों पर भी खूब नाचते गाते हुए नजर आए। बताना चाहेंगे कि सूचना विभाग और एमडीडीए के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय 9 वर्ष उत्कर्ष के विकास संस्कृति का महोत्सव देश के असीम विकास यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक दुर्गेश लाल भी शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ से चारधाम मार्ग की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी यानी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन की बात हो, नमामि गंगे की बात हो या फिर पर्वतमाला की बात हो, कुल मिला के सनातन संस्कृति को बढ़ाने की बात हो, केदारपुरी को किस प्रकार से संवारने का काम किया। बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं और दरअसल धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी के कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि वो स्मार्ट सिटी के कार्यों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और स्मार्ट सिटी के तहत ही सहारनपुर चौक से लेकर भंडारी बाग तक नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन इस नाले का अंत कहां पर होगा ये अभी किसी को भी नहीं पता। जिसको देखते हुए विधायक विनोद चमोली ने कहा कि स्मार्ट सिटी ने जो नाच शहर का मारा है वो उनकी विधानसभा में नहीं कर पाएंगे और उन्होंने इसके लिए साफ इनकार भी कर दिया है। वह इस मामले में बीजेपी के राजपुर विधानसभा से विधायक खजान दास का बयान भी सामने आया है और उनका कहना है कि काफी मशक्कत के बाद देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम का कार्य शुरू हुआ है। वह विधायक विनोद चमोली की नाराजगी जायज है। दरअसल जिस तरह स्मार्ट सिटी में काम हुआ है, आपको मालूम है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ और उसी क्रम में इन्होंने अभी सहारनपुर चौक से लेके भंडारी बाग की तरफ में एक नाले का टेंडर किया है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि उसका टेल एंड नहीं बना रहे हैं। जब भी मेरी जानकारी में है मैंने उसका उद्घाटन कैंसिल करा दिया और मैंने बाकायदा स्टैंड ले रखा कि जब तक उसको टेल एंड तक ठीक नहीं करेंगे मैं उस कार्य को प्रारंभ नहीं होने दूंगा। शहर में जो नाश इन्होंने मारा है मेरी विधानसभा में नहीं मार सकते, इतना है, मैं इनको करने नहीं दूंगा। तो उस पर भी प्रस्ताव बन रहा है, जब तो प्रस्ताव बन जाएगा
अप्रूवल हो जाएगा उसका, उसके बाद ही वो नाला बन पाएगा। ये मेरा स्टैंड है, मैं उस पर आगे काम कर रहा हूँ। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।